मेरे बड़े भाई साहब, मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 तक जा रहे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, उसी उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामले वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं, इस पर आलिशान महल बन सके। मैं छोटा था, वो बड़े थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, सारा दिन किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी चिड़ियों, कभी कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाए करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य की रचना 10-20 बार कर डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखा। कभी कोई ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता, ना सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाई भाई दरअसल भाई भाई, राधे श्याम से युक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने घंटों चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। और भाई साहब से पूछने का साहस न हुआ। मैं 5वीं जमात में था, वो 9वीं जमात। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात है। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता था। मौका मिलते ही मैदान में आ जाता। मैदान में आकर कभी कंकरियां, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी उसके साथ 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक को आगे पीछे धकेल कर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण ही निकल जाते। उनका पहला सवाल हमेशा यही होता, कहाँ थे? यही सवाल हमेशा इसी धर्म में पूछा। ना जाने उनसे मैं क्यों ना कह पाता कि जरा बाहर खेल जाता। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के लिए इसके अलावा इलाज ही क्या था कि रोज और स्नेह भरे शब्दों में मेरा सत्कार करें। मतलब मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं बैठकर अंग्रेजी पढ़ रहा था। इस तरीके से पढ़ाई करोगे, वो भी अंग्रेजी की। अगर इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ते रहे ना तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, हर्फ ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक नहीं है, तो बच्चों का खेल नहीं है कि जो चाहे वो पढ़ ले। ये तो अजहर ऐरा गैर नतू खैरा इंसान अंग्रेजी का विद्वान होता।
अरे अब दिन रात आगे फोड़नी पड़ती है, धुन जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके विद्या आती है। और आती भी है। जल्दी तो आ जाए। अरे बड़े बड़े विद्वान भी स्पष्ट अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूं कि तुम कितने बड़े घुंगा हो कि मुझे देखकर भी नहीं सीखते। अरे तुम खुद देखते हो, मैं दिन रात पढ़ता रहता हूं, और अगर नहीं देखते हो ना तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है ये। अरे इतने मेले तमाशे होते, क्रिकेट और हॉकी के मैच होते, मैं पास तक नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं मैं। उसके बाद भी एक ही कक्षा में 2-2, 3-3 बार पढ़ा रहता हूं, फेल हो जाता हूं। तो तुम मुझे एक बात बता, तुम्हें क्यों लगता कि तुम यूं खेल कूद में समय गवाकर पास हो जाओगे? मैं तो एक बार ही फेल हूं, तुम देखना, अगर यही सब चलता रहा ना तो सारी जिंदगी इसी कक्षा में खड़ोगे तुम। यही सब करना है तो एक काम करो, घर चले जाओ, वहां जाके ना आराम से गिल्ली डंडा खेलना। अरे दादा की गाड़ी तुम्हारी को क्यों बर्बाद करते हो तुम? मैं ये लदाड़ सुनकर आंसू भरने लगे। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, अब लताड़ कौन है? और भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुत्ती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरा जीव टूट गया। ना जाने इतनी मेहनत मैं अपने अंदर करने की हिम्मत हो ना पाया, और इस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाए। जो काम मेरे मुद्दे है भी नहीं उसमें हाथ डालकर जो अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे मूर्ख रहना मंजूर था, इतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ गया। घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं ये इरादा रखता कि अब खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, बिना कोई तैयारी के काम कैसे शुरू करूं। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठा। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 इतिहास, 9 से 9:30 हिसाब, 9:30 बजे भोजन करना और स्कूल जाना, 3:30 बजे स्कूल से वापसी, आधा घंटा आराम, 4 बजे से 5 बजे तक, 5 से 6 ग्रामर, 6 से 6:30 आधा घंटा उसी के सामने टहलना, फिर 7 बजे से भोजन, फिर 8 से 9 हिंदी, 9 से 10 अनुवाद, 10 से 11 विभिन्न विषय, फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है, तो उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मौका मिलते ही मैं मैदान में आता।
मैदान की वो हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव हाथ, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहां जाने के बाद तो मुझे कुछ ध्यान में रहता, वो जानलेवा टाइम टेबल, वहाँ कोर्ट पुस्तकें, किसी की याद न रहती। और इस बीच भाई साहब को नसीहत और नसीहत का अवसर मिला। मैं उनके साये से गुजरा, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। मैं इस तरह कभी काम आता कि उनको कारोबार खबर ना हो, लेकिन फिर भी जैसे इंसान मौत और विपत्ति के बीच भी मोह और माया में झगड़ा रहता है, ठीक उसी तरह मैं भी भाई साहब की डांट और फटकार खाने के बावजूद खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। जीतो किया, भाई साहब को आड़े हाथ लूं। हाँ, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या है? मुझे देखिए, खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन भाई साहब बड़े दुखी थे। उनका ये दुख मुझसे देखा ना गया और मेरे मन में जो भी बातें थी, जो भी कड़वाहट थी, मैंने दूर कर दी। लेकिन फिर खेल कूद में अब मैं उठ के जाने लगा और कभी भाई साहब की इज्जत भी करता, लेकिन सिर्फ उतनी जो मैं काम करता था, जो खेलता था, उनसे छुप छुपा के करता। मुझे याद है इतनी बात कहने के बाद भी भाई साहब को यतन हो गया था कि और उनकी इज्जत कुछ कम होने लग गई। मुझे याद है जब एक शाम मैं सारा दिन अपना गिल्ली डंडा को फेंक करके शाम को भोजन करने के लिए हॉस्टल में पहुंचा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। तरक्की होगी क्यों? आजकल देख रहा हूँ एक बारी कक्षा में पास क्या हो गए, अव्वल क्या आ गए हो, तो तुमने बहुत दिमाग आ गया है। मेरे भाई गुण तो बड़े बड़े गुण, तो तुम्हारी क्या किसान? इतिहास में रावण के बारे में तो पढ़ाई हो, तो एक बात बताओ कि उससे तुमने क्या सीखा, उसका चरित्र क्या सीखा करते यह कोई सीखा ही नहीं। अरे सिर्फ कक्षा में अव्वल आ जाना काफी नहीं है, असल चीज बुद्धि का विकास होना। अरे जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय तो समझो। रावण पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं।
आजकल के राजाओं की तरह नहीं अंग्रेजी वाले, जिनका इतिहास तो बहुत बड़ा है, मगर उनको चक्रवर्ती नहीं कर सकते। मगर रावण एक चक्रवर्ती राजा, संसार के सभी देवता उसके दास थे। लेकिन उसका अंत क्या हुआ जानते हो? पढ़ा तो होगा तुमने, तो ये नहीं होगा उसका अंत घमंड। घमंड ने उसका सब कुछ छूट गया। अरे इंसान चाहे जितना घमंड करे, जितना अभिमान करे, मगर इतराए नहीं। शैतान का आदमी पढ़ाई हो तो क्या गलतफहमी हो गई थी कि ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त वो है, कोई नहीं। क्या हुआ उसके साथ? सीधा स्वर्ग से नरक में आ गया वो। अरे शाहरुख ने भी एक बार घमंड करने की चेष्टा करी थी, क्या हुआ उसके साथ? तरत भी मांग मांग कर मर गया वो। तुमने तो अभी एक कक्षा में तो प्राप्त की, तो तुम्हारा अभी तो दिमाग खराब हो गया। तुम तो पढ़ लिया, तुम्हारा तो हो। ये समझ लो कि तुम कोई मेहनत करके बात नहीं ना। समझते हो? थोड़ा विस्तार से बताऊं। अंधे के हाथ में बटेर रखती, मगर बटेर भी केवल एक बार ही हाथ में रखती है, बार बार नहीं रखती। अरे कभी कभी तो गिल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाड़ी बहुत सबल है। सबल खिलाड़ी वो है तो कोई भी निशाना ना, कोई भी निशाना खाली न जाए। मेरी कक्षा में हो तो मालूम पड़ेगा, तो दादू तले पसीना आएगा, जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने दबाने पड़ेंगे और उनके साथ तो तुम पढ़ते बड़े मन से दिखा के उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना तुम्हें, तब मालूम पड़ेगा। अरे 8 को हेनरी हुए, अब कौन सा कांड किस हेनरी ने किस वक्त पे किया है जानने में आसान समझते हो। बादशाहों के नाम याद रखना क्या आसान समझते हो तुम? दर्जनों तो हेनरी हुए और दर्जनों बेटियों हुए, पता नहीं कौड़ियों चांस। हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिख दिया ना तो सारे नंबर गायब, सफाचट सिफर भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे नवाबों के पास जोड़ने के लिए नाम तक नहीं चाहिए, एक ही नाम के पीछे 2 एम 100 एम 4 एम पंजुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते 10 लाख नाम बता देता, 10 लाख और ज्योमेट्री आजा बाल इंडिया तो सारे नंबर गायब। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, आजा बा और आबा जा में क्या फर्क है? ठीक वैसे जैसे दाल भात रोटी, जब भात और रोटी में क्या फर्क है? लेकिन नहीं, इन शिक्षकों को कौन समझे? बस यही चाहिए कि लड़के अक्षर अच्छा रटा है, फर्जी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा। लेकिन अगर मेरी कक्षा में आओगे तो सारी बिगड़न लगानी पड़ेगी, तब पास हो गए। अरे अजीब गरीब बातें, किसी रेखा पर कदम गिरा तो आधार रेखा से दुगना हो जाएगा। अरे दुगना हो चौगुना हो मेरी बनाते, मेरा क्या लेना देना इन सब चीजों से? लेकिन शिक्षकों को कोई नहीं समझा सकता। उनका क्या, हम तो क्या समय की पाबंदी, एक निबंध नहीं लिखना, 4 पेज का होना चाहिए, वो भी क्या था और उसके साथ संक्षेप में। अरे सिर्फ छोटी सी तो बात है, समय की पाबंदी कितनी अच्छी बात है सबको पता है,
इससे इंसान की जिंदगी में उन्नति आती, 4 लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसका व्यवसाय अच्छे से चलता है। बस इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात को 4 पन्नों में कैसे लिखूंगा मैं? तो तब होती है जब यही कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। अगर सिर्फ संक्षेप में 4 पेज है तो विस्तार में कितने होंगे? 200-300 हो जाएंगे। अरे मैं तो इसे हिमाचल कहता हूँ, हिमाचल। वैसे कहते क्यों? शिक्षक। अरे का खाक शिक्षक है। अरे इतनी सी बात तो तुम्हारे जितना छोटा बच्चा भी समझता है, चाहे कुछ और समझते हो तुम। लेकिन मेरी कक्षा में आओ तो सारे पापड़ भेजने पड़ेंगे तो तब पता चलेगा 8,000 का भाव। अब तो बहुत मजा आया, सब कुछ अच्छा लग रहा है। इसलिए कहता हूँ चाहे लाख फेल हो गए तुमसे बड़ा हो। इसलिए मेरी बात गिरह बांधी उतना बचता है कि मालूम पड़ जाएगा अगले 2-3 साल में। एक ही कक्षा में बैठेंगे हम दोनों, ठीक है? कक्षा का पास करिए, अपने आप को हवा में डालें। स्कूल का समय निकलता, ईश्वर जाने जो उपदेशमाला कब समाप्त होती। मुझे याद है मुझे भोजन के दिन निस्वार्थ सा लग रहा था। जब पास हो जाने पर इतना तिरस्कार, फेल हो जाता तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा, मैं उससे भयभीत हो गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, गीता छूट गया। लेकिन इतना तिरस्कार होने के बाद पुस्तकों में मेरी आरुचि ज्योति थी। मौका मिलते ही ये स्कूल से चला जाता, पढ़ता भी, लेकिन सिर्फ उतना कि टास्क में पास हो सके, जिससे कि दर्जे में जलील ना होना पड़े। मैंने जो आत्मविश्वास अपने लिए जगाया था वो सब लुप्त हो गया और उससे वही चोरों का सा जीवन कटने लगा। उससे वार्षिक परीक्षा हुई और संयोग कुछ यूं हुआ कि मैं पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने कोई इतनी मेहनत नहीं की थी कि दर्जे में अव्वल आ जाऊं। मैं तो खुद अचरज था कि भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया पढ़ने में, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, लेकिन फिर भी फेल हो गए। जब नतीजा आया तो वो रो पड़े और उनके साथ मैं भी रोने लगा। मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं भी फेल हो जाता तो शायद उनका दुख कुछ कम हो जाता, लेकिन विधि का विधान कौन था। इस बीच मेरे अंदर एक कुटिल भावना ने जन्म लिया। मुझे लगा भाई साहब एक बार और फेल हो जाए, फिर हम दोनों एक ही जमात में हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मैंने बलपूर्वक अपने दिल से वो विचार निकाल दिया। मुझे लगा ये शायद स्थिति है
जिसकी वजह से वो मुझे डांटते हैं, जिसकी वजह से मैं दनादन पास होता आता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ बदल गए थे, कई बार डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने छोड़ दिया। और इस बीच इन चीजों का मैं फायदा उठाने लगा। मुझे याद है तब मुझे पतंगबाजी का नया नया शौक लगा था। मैं पतंगबाजी करने लगा, भाई साहब की इज्जत भी रखता। पतंगबाजी में जितने भी कंडे देना, मांझा बांधना, पतंग टूर्नामेंट, जो भी समस्याएं थी सब गुप्त रूप से हल की जाती थी, भाई साहब से छुप छुपा कर, ताकि भाई साहब को ये ना लगे कि मेरी नजरों में उनकी इज्जत, उनका लिहाज कुछ कम हो गया। ये याद है एक बार मैं पतंग के पीछे दौड़ा जा रहा था, मेरी निगाहें आसमान की तरफ थी और मेरा मन उस आकाशगामी पतंग की ओर। मुझे आगे पीछे ध्यान ना था कौन है या कौन नहीं। मेरे पीछे एक बच्चों की टोली थी। उस दौरान ऐसा मेरी भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। बाजार में लौंडों के साथ मेरे भाई पतंग उड़ाते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी? अरे इंसान को कुछ तो अपनी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। अब छोटे नहीं रह गए हो तुम, 8वीं कक्षा में आ गए हो। और मैं से कितने मिडिल बच्चों को जानता हूँ जो 8वीं कक्षा में पास होकर आज बड़े बड़े मजिस्ट्रेट और लॉयर हैं। बड़े बड़े लोग उनके समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, उन पर अमल करते हैं। और तुम्हें बाजार में लौंडों के साथ पतंग लूट रहे हो। तुम्हारी कमर की शर्म तरह खत्म। तुम बनी मैं तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी सजन किस काम से तो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर। तुम्हें क्या लगता है तो तुम एक दर्जे में और आगे आ गए तो मेरे समीप आओगे, मेरी बराबरी करोगे। अरे चाहे तुम आज पास हो जाओ, कल पास हो जाओ, उसके 10 साल बाद तक पास हो जाओ, चाहे एमए बीए कुछ हो जाओ तुम, लेकिन जो हमारे बीच का 5 साल का फर्क है ना, मिटा नहीं पाओगे, उसे मिटा नहीं पाओगे तुम। एक बात बता, हमारी उम्र कहाँ तक पड़ी? बड़ी भी नहीं। हमारे दादा शायद 5वीं 6वीं कक्षा के बाद उन्होंने भी कागज कलम नहीं उठाया, लेकिन अगर वो आज भी चाहे ना तो उन्हें समझाने का, सुधारने का पूरा हक है उनके पास। और उनको छोटा मत समझना, इसलिए नहीं कि वो तुमसे कक्षा में पीछे हैं, नहीं, उनके पास जिंदगी जीने का अनुभव बहुत ज्यादा है। पास होता जाओ, भाई साहब की बराबरी करनी है, लेकिन उनसे भी आगे निकल जाऊंगा, ऐसे कभी कर नहीं पाऊंगा। अरे अपने हेडमास्टर साहब को देखो ना, क्या है
एमए वो भी किसी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से नहीं, ऑक्सफोर्ड से। ये हालत क्यों हुई? किराए पे थे वो, कर्जे में डूब गए वो। जब से उनकी अम्मा ने जन्म रखा ना, लक्ष्मी आ गई। मैं कभी मत सोचना कि तुम मेरे बराबर हो। तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। और मेरे वक्त अगर बेराज होगी तो ऐसा मत भूलना। और अगर बातों से नहीं माने ना तो उसका भी प्रयोग करूंगा। ये बातें तो बहुत छुट्टी हुई, वैसा तो हमेशा डांटते रहते। अब जो कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे पहले के लिए ही है। मेरा भी मन है पतंग उड़ाने, मौज मस्ती करने का, मगर अगर खुद पे हाथ चलूंगा तो मैं सही रास्ता कैसे दिखाऊंगा? जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। चलो तो ये थे मेरे बड़े भाई साहब। हाँ? हाँ, केवल पतंगबाजी में मत लगे रहना, पढ़ाई भी करना। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी जिंदगी में भी जैसे बड़े भाई साहब मेरे थे, आपके भी होंगे, जो कि सिर्फ कक्षा में पास होना नहीं, जिंदगी में पास कैसे होते हैं ये सिखाते हैं।